हर साल जनवरी और फरवरी में ना एक चीज जरूर होती है। ऑफिस से एचआर का ईमेल आता है कि भाई अपने टैक्स सेविंग प्रूफ्स जल्दी सबमिट करो। और बस तब शुरू होती है रश में कुछ भी खरीद लेने की भागदौड़। इंश्योरेंस एजेंट कॉल करता है, कोई बैंक एफडी रेकमेंड करता है और हम बिना सोचे समझे बस पैसा लगा देते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही देखेंगे कि आखिर वो कौन से लीगल तरीके हैं जिससे 50,000 रुपए से भी ज्यादा टैक्स बचाया जा सकता है, और वो भी बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट करके। ये जो लास्ट मिनट पैनिक होता है ना, ये हमेशा लोगों को गलत फाइनेंशियल डिसीजंस की तरफ ले जाता है। सच पूछो तो टैक्स बचाना कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये वेल्थ क्रिएशन का एक जबरदस्त टूल बन सकता है, बशर्ते सही दिशा में कदम उठाया जाए। तो चलिए बिना किसी पैनिक के आज सीधे फैक्ट्स और तरीकों पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C की। इसे दरअसल टैक्स सेविंग की फाउंडेशन यानी नींव कह सकते हैं। अब इसे एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए किसी की टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपए है। अगर कोई प्लानिंग नहीं की तो पूरे 8 लाख पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर सेक्शन 80C के अंडर पूरे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए जाएं तो टैक्सेबल इनकम डायरेक्ट श्रिंक होकर 6.5 लाख रुपए रह जाती है। बस इस एक सिंपल स्टेप से इनकम ब्रैकेट के हिसाब से 15,000 से लेकर 75,000 रुपए तक का एक्चुअल टैक्स कैश में बचाया जा सकता है ना कमाल? अब सवाल आता है कि ये 1.5 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करें। ऑप्शंस तो यहाँ बहुत हैं। ईपीएफ, पीपीएफ, एएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट या बच्चों की ट्यूशन फीस, ये सब सेक्शन 80C में ही आते हैं। जो लोग सैलरी पर काम करते हैं उनका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन तो ऑटोमेटिकली इस लिमिट का एक बड़ा हिस्सा कवर कर ही लेता है। लेकिन जो लिमिट बच जाती है उसके लिए थोड़ा स्ट्रेटेजिकली बाकी ऑप्शंस चूज करने पड़ते हैं। और यहीं पर हिस्टोरिक रिटर्न्स को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, एक टिपिकल टैक्स सेविंग एफडी करीब 6.5% रिटर्न देती है। पीपीएफ थोड़ा बेहतर है, लगभग 7.5% के आसपास। लेकिन फिर एंट्री होती है ईएलएसएस की, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसने हिस्टोरिकली लंबे पीरियड्स में 12 से 15% तक के रिटर्न्स दिए हैं। क्योंकि इसका पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में जाता है, तो अगर कोई इन्फ्लेशन को बीट करके वेल्थ ग्रो करना चाहता है तो ईएलएसएस यहाँ एक क्लियर विनर बन जाता है। हाई रिटर्न्स के साथ साथ ईएलएसएस का एक और बड़ा फायदा है, इसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। जरा सोचिए, बाकी सभी 80C ऑप्शंस के कंपैरिजन में ये सबसे छोटा लॉक इन पीरियड है। तो टैक्स सेविंग, हिस्टोरिकली हाई रिटर्न्स और शॉर्टेस्ट लॉक इन, इन तीनों का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, यही ईएलएसएस को 50 साल से कम उम्र के किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे स्मार्ट 80C इन्वेस्टमेंट बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, सेक्शन 80D यानी हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स। अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना तो जरूरी है ही, पर ये एक बेहद पावरफुल टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी है। इसे एक रियल फैमिली सिनेरियो से देखते हैं। स्टेप 1, अगर कोई अपने स्पाउस और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। स्टेप 2, अगर पेरेंट्स के लिए भी प्रीमियम भरा जावा है तो एक्स्ट्रा 25,000 मिलते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं तो ये एक्स्ट्रा डिडक्शन लिमिट बढ़कर 50,000 हो जाती है। नतीजा क्या निकला? एक साल में टोटल 75,000 रुपए तक का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 80D के अंडर क्लेम किया जा सकता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। इसे हम द बोनस राउंड भी कह सकते हैं। ये दरअसल गवर्नमेंट की एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो पैसे को इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये 50,000 रुपए का डिडक्शन सेक्शन 80CCD1B के तहत एनपीएस में इन्वेस्ट करने पर 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है। और सबसे अच्छी बात, ये डिडक्शन 80C वाले 1.5 लाख की लिमिट से बिल्कुल अलग है, कंप्लीटली ओवर एंड अबव। यही एक्स्ट्रा बेनिफिट एनपीएस को सच में सबसे टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स में से एक बना देता है। और जब बात मैच्योरिटी की आती है, यानी 60 साल की उम्र होने पर, तो इस टोटल एनपीएस कॉर्पस का 60% हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल टैक्स फ्री विड्रॉ किया जा सकता है। बाकी जो 40% बचता है वो मैंडेटरी रूप से एक एन्युइटी खरीदने के लिए यूज होता है। अब ये एन्युइटी क्या करती है? ये रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर पेंशन इनकम देती है। मतलब आज टैक्स भी बचा और कल रिटायरमेंट भी ऑटोमेटिकली सिक्योर हो गया। एक और बड़ा लाइफ डिसीजन होता है जो टैक्सेस पर बहुत बड़ा असर डालता है, और वो है घर खरीदना। सेक्शन 24B के अनुसार
अगर एक होम लोन चल रहा है और उस प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हैं तो साल भर में पे किए गए इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन लिया जा सकता है। अब सोचिए, जब इस इंटरेस्ट डिडक्शन को एटीसी के प्रिंसिपल डिडक्शन के साथ जोड़ा जाता है तो होम लोन इनक्रेडिबली टैक्स एफिशिएंट बन जाता है, खास तौर पर उनके लिए जो 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। चलिए, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर सैलरीड प्रोफेशनल आजकल पूछता है, न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम। एक तरफ है नई रिजीम जिसमें टैक्स रेट्स तो लोअर हैं, लेकिन ये एटीसी, एटीडी और एचआरए जैसे ज्यादातर डिडक्शंस को हटा देती है। और दूसरी तरफ है पुरानी रिजीम, जहां टैक्स रेट्स थोड़े हायर हैं, लेकिन वहां सारी डिडक्शंस क्लेम करने की आज़ादी मिलती है। तो भैया, इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? इसका जवाब इसे गोल्डन नंबर में छुपा है, 3,75,000 रुपए। अगर एक साल में टोटल डिडक्शंस जैसे कि एटीसी, एटीडी, एचआरए और होम लोन इंटरेस्ट को मिलाकर 3,75,000 रुपए से ज्यादा हो रहे हैं तो आमतौर पर ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ज्यादा पैसे बचेंगे। लेकिन अगर डिडक्शंस इस नंबर से कम है तो न्यू टैक्स रिजीम अपनाना बेहतर हो सकता है। ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है ताकि लोअर टैक्स का सही फायदा मिल सके। इन सब बातों के बाद एक क्लियर एडवाइस, सबसे अच्छी टैक्स प्लानिंग ना हमेशा अप्रैल में यानी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। उस वक्त प्लान करने से इन्वेस्टमेंट्स को पूरे साल में आराम से स्प्रेड करने का टाइम मिल जाता है। जनवरी और फरवरी के उस लास्ट मिनट पैनिक में लिए गए डिसीजंस हमेशा खराब इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की तरफ ही ले जाते हैं। अर्ली स्टार्ट करने से सही इंस्ट्रूमेंट्स चुनने और सिस्टमैटिकली सभी डिडक्शंस को मैक्सिमाइज करने का एक सॉलिड मौका मिलता है। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के सबसे अहम विचार पर आते हैं। देखिए, टैक्स सेविंग का मतलब सिर्फ आज टैक्स बचाना नहीं है। ये एक्चुअली ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चुनने के बारे में है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बढ़ाते हैं, और वो भी तब जब सरकार टैक्स बिल पर एक तरह का डिस्काउंट दे रही होती है। जब ईएलएसएस, एनपीएस या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें चूज की जाती हैं तो वहां सिर्फ टैक्स नहीं बचता, बल्कि एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बन रहा होता है। तो अगले साल के लिए स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? सोचिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह शुरुआत कीजिए।